Hello friends, I am Mahesh Chonte and welcome you on my YouTube channel. आज हम लोग वो सॉल्व करने वाले हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो इस चैप्टर में भी आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे और साइड बाय साइड सॉल्व भी करेंगे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में बताना चाहे तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये जनरली एक पर्सन के द्वारा चालू किया जाता है, चलाया जाता है। इसलिए जो अकाउंटिंग है वो एक 1% की अकाउंटिंग में 1% की अकाउंटिंग की जाती है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब के अगर अकाउंटिंग देखें, फाइनल अकाउंट्स देखें तो नियर अबाउट सेम होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस, सब में डिफरेंस ये है कि सबका जो बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है वो अलग होता है। अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये एक जैसे बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न में बनता नहीं है, क्योंकि अप्रोप्रिएशन इसको करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल पर्सन है, वो अप्रोप्रिएट करेगा तो किसको देगा प्रॉफिट? खुद को ही देगा ना। इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। रिजर्व्स मेंटेन नहीं होते यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि एक सिंगल पर्सन की अकाउंटिंग है। इस वजह से इसका बैलेंस शीट जो है बहुत ईजी होता है। तो जब मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट में भी क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाना चाहिए और किस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। तो पहले हम लोग ये प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं और बाद में इसको सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड फाइनल अकाउंट ऑफ मिस्टर राजकुमार ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 पर्टिकुलर अमाउंट, यानी हमारे सामने जो है वो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस जो रहता है, ट्रायल बैलेंस का एक मीनिंग बता दूं कि ट्रायल बैलेंस मतलब वो बैलेंसेस विच आर वी गेट ऑन द ईयर एंडेड। मतलब ये जो ईयर एंड दिया हुआ है 31 मार्च 2018 का, इस डेट को ये बैलेंसेस हमारे अकाउंट में दिख रहे हैं। ठीक है, इस डेट को रात के 12 बजे ऐसा बोला तो भी चलता कि ये अकाउंट हमारे बैलेंसेस दिख रहे हैं ना। अब ये बैलेंसेस में जैसे ये एक साइड है स्टॉक, परचेज, सैलरी एंड प्रोडक्टिव वेजेस, कैरेज, रॉयल्टी, फ्रेट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डेटर्स, है ना। तो ये जो सारे बैलेंसेस है ये डेबिट बैलेंसेस है। ये कहाँ से पता चलेगा? जब आपने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग्स पढ़े होंगे तब आपको कुछ पता होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, डेबिट द असेट्स, क्रेडिट द लायबिलिटीज़, ये जो पॉइंट्स रहते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये जो परचेज, सैलरी, वेजेस, कैरेज, रॉयल्टी, ये हमारे एक्सपेंसेस है एंड दे ऑल हैव ए डेबिट बैलेंस। इसके ऊपर क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। वैसे जो लायबिलिटी होती है, रेंट रिसीव्ड, इनकम ये है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स, कैपिटल, क्रेडिटर, दे आर द लायबिलिटीज़। क्रेडिटर कैपिटल क्या है? लायबिलिटीज़ है। इनकम रिसीव्ड क्या है? हमारी इनकम है ना। डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम, तो इनके ऊपर क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है ट्रायल बैलेंस का। जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी साइड में डेबिट रहे, इसी साइड में क्रेडिट रहे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है कि डेबिट ही होना चाहिए, क्रेडिट ही होना चाहिए। कभी कभी आपको ट्रायल बैलेंस एक ही लाइन में देखने को मिल जाता है, तो आपको उस टाइम पे ये पता करना पड़ता है कि कौन सा डेबिट वाला आइटम है, कौन सा क्रेडिट वाला आइटम है। इसलिए आपको अकाउंटिंग का बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। तो हमको ये दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस ऑलवेज टैलीड, ट्रायल बैलेंस हमेशा टैलीड होता है। एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड, ये क्लोजिंग का एडजस्टमेंट है। प्रोवाइडेड आरडीडी, डेटर्स के ऊपर आरडीडी का प्रोविज़न करना है। आगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3%। इसमें मैं आपको एक बता दूं कि जो डेटर से रिलेटेड होता है, तो जो आरडीडी का प्रोविज़न है वो सबसे लास्ट में किया जाएगा। जब मैं आपको ये सॉल्व करूँगा तब भी आपको बताऊँगा कि जो आरडीडी का प्रोविज़न है वो सबसे लास्ट में किया जाएगा। उसके पहले सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं, फिर वो डिस्काउंट रहे, बैड डेब्ट्स रहे, या फिर कोई एनी अदर एडजस्टमेंट, और जो आरडीडी रहेगा वो सबसे लास्ट में, और वो लास्ट वाले बैलेंस भी किया जाता है। उसके सिवा गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ₹4,300। ऐसा बोला हुआ है कि गुड्स जो है वो 5,000 के डिस्ट्रॉयड किया है, फायर की वजह से लॉस हो गया हमको, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि भैया हम लोग तो 4,300 देंगे आपको, बाकी 700 का लॉस हमको उठाना पड़ेगा। रेंट वॉज आउटस्टैंडिंग ₹200, रेंट है जो आउटस्टैंडिंग है 200 का। उसके सिवा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 12% पर एनम से। सो ये हमारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में कुछ और, तो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब उसको और देखेंगे, आइटम टू आइटम वाइज उसको टैली करेंगे। तो चलो चालू करते हैं। तो सॉल्यूशन में इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। उसके सिवा बनेगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ये भी बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इसके सिवा बनेगा बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट है वो एज ऑन 31 मार्च 2018। ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग जो अकाउंट्स है वो फॉर द ईयर एंडेड बनते हैं और जो बैलेंस शीट है वो एज ऑन बनता है, मतलब इस डेट का बैलेंस शीट बनता है। तो चलो सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम के आइटम्स को लिख लेते हैं। तो देखो ट्रेडिंग में हमेशा 3 चीज़ें तो हमेशा लिख देनी चाहिए। सबसे पहले रहता है टू ओपनिंग स्टॉक, है ना। इसके सिवा यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सेल्स। उसके सिवा यहाँ पे आएगा टू परचेस। अभी ये जो 3 आइटम है ये हमेशा लिख देनी चाहिए। रीज़न है क्योंकि ये कभी भी हम लोग आगे पीछे नहीं लिख सकते, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ये जो आइटम है वो अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में कि क्या क्या है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ये जो दिया हुआ है ये है ओपनिंग स्टॉक, कितना 2800। ये ओपनिंग स्टॉक है तो हम लोग ये ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग में लिख लेते हैं 2800, ये हो गया। उसके सिवा परचेस दिया हुआ है, परचेस कितना है 1,75,000। परचेस के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, मतलब कोई परचेस रिटर्न नहीं है और नीचे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो वो लिख लेते हैं हम लोग क्या, परचेस रिटर्न, सॉरी 1,75,000। उसके सिवा सेल्स है 2,26,750, वो लिख लेते हैं 2,26,750। ये हो गया हमारा सेल्स। तो ये 3 आइटम हमने लिख लिए। इसके सिवा क्या है बचता वो देखते हैं। अभी आगे चलते, आगे दिया हुआ है क्या, सैलरी। सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। अगर हम लोग देखते तो एडजस्टमेंट है रेंट के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर है, बाकी सैलरी तो नहीं है। ओके, तो वो लिख लेते हैं। तो सैलरी जो है वो आइटम कहाँ आएगा, वो आइटम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वो लिखते हैं यहाँ पे टू सैलरीज। और कितना था वो सैलरी, वो था हमारा 17,500, तो वो लिख लेते यहाँ पे 17,500। ये हो गया सैलरी का। इसके सिवा आगे है अनप्रोडक्टिव वेजेस। अभी मैं बता दूं कि 2 तरीके के वेजेस होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्टिव, दूसरे होते हैं अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव यानी जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, और दूसरे जो अनप्रोडक्टिव वेजेस जो होते हैं वो फैक्ट्री से ही रिलेटेड होते हैं लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फैक्ट्री में काम, डोर जो दरवाजे पे खड़ा रहने वाला जो डोर कीपर होगा, तो उसको भी वेजेस दिए जाते हैं क्योंकि फैक्ट्री में काम कर रहा है वो, तो उस टाइम पे उसको हम लोग अनप्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं। तो दोज वेजेस विच इज़ नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस आर अनप्रोडक्टिव वेजेस। सिंपल सी बात है। 1,800 अमाउंट लिखते हैं, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन। ओके, तो अनप्रोडक्टिव वेजेस कितना आया 1,800, ये हो गया अनप्रोडक्टिव वेजेस। आगे कैरेज, कैरेज जो है 1,200, ये का आएगा ट्रेडिंग में आएगा। टू कैरेज कितना है 1,200। ओके, इसके सिवा आगे है रॉयल्टीज़। रॉयल्टीज़ कितना है 2,500, वो लिख लेते हैं हम लोग टू रॉयल्टीज़ 2,500। उसके सिवा क्या है, फ्रेट है 1,400। तो अभी फ्रेट भी 2 तरीके के होते हैं, एक फ्रेट इनवर्ड, एक फ्रेट आउटवर्ड। तो जो फ्रेट इनवर्ड होता है वो प्रोडक्ट मटेरियल खरीदने से रिलेटेड करता है क्योंकि वो खरीदते हैं और जो लाते हैं उसके ऊपर दिया जाता है, जबकि जो फ्रेट आउटवर्ड होता है वो सेल्स से रिलेटेड होता है। तो जो फ्रेट आउटवर्ड है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में लिखते हैं, जबकि फ्रेट जो इनवर्ड है वो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा जाता है, क्योंकि फ्रेट इनवर्ड ये परचेस से रिलेटेड होता है और फ्रेट आउटवर्ड ये सेल्स से रिलेटेड होता है। तो सेल्स का एक्सपेंडिचर है, फ्रेट है हमारा 1,400, अमाउंट में लिख लेते हैं हम लोग 1,400। इसके सिवा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है वो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है, यहाँ पे लिख लेते थे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
अमाउंट कितना है 2100, वो लिख लेते हैं हम लोग 2100। उसके सिवा डेटर्स है, अभी जो डेटर्स है फर्नीचर लीजल प्रॉपर्टी, ये जो चीज़ें हैं डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, आरडीडी वाला याद होगा आप लोगों को, नीचे में बता दो, ये देखो जो आरडीडी वाला ये डेटर्स के ऊपर का एडजस्टमेंट है, तो वो लिखते हैं हम लोग डेटर्स के ऊपर का एडजस्टमेंट 4000 है ना। फर्नीचर है 20,000, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन का, लीजल प्रॉपर्टी है। तो अभी हम लोगों को बैलेंस शीट में है, तो मैं जब भी आपको बताया कि जिस तरीके से ट्रायल कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस शीट का कोई प्रोफार्मा होता है ना, यानी ऐसा लेंगे क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी में बैलेंस शीट के पर्टिकुलर प्रोफार्मा होते हैं, जैसे बैंकिंग कंपनीज हो गया, उनके बैलेंस शीट के प्रोफार्मा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जानी चाहिए। वैसा सोल ट्रेडिंग कंसर्न में प्रोफार्मा तो नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जानी चाहिए, लेकिन पहले से एक फॉलो किया हुआ रूल है, वो उसको फॉलो उसी तरीके से आपको लिखना चाहिए। तो वो मैं आपको बता दूं, जैसे आप बैलेंस शीट देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर में, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड एक बात है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल, है ना, अगर मैंने यहाँ पे पहले लिखा कैपिटल, तो मुझे यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा फिक्स असेट्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसके नीचे मैं लिखता हूँ करंट लायबिलिटी, तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा करंट असेट्स। तो ये आपको समझ गया, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिक्स असेट्स, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट लायबिलिटी तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा करंट असेट्स, ठीक है। और उसी के जैसा अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, यानी अगर मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ करंट लायबिलिटी, तो फिर मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा करंट असेट्स, और अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरा कैपिटल, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा फिक्स्ड असेट्स। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, और जो नेचुरली फॉलोइंग फॉर्मेट है वो है पहले कैपिटल लिखने का। हर जगह पे, मैक्सिमम जगह पे अगर आप देखते हो तो पहले कैपिटल लिखा जाता है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, फिक्स असेट्स के, फिक्स असेट्स का इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, ओके। तो ऐसा कोई हेड फिक्स असेट्स करके कोई हेड होता नहीं है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट फिक्स असेट्स लिखना पड़ता है। अभी अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिक्स से हम लोग डेटर्स प्रिंटिंग स्टेशनरी तक हो गया, डेटर्स है फर्नीचर लीजल प्रॉपर्टी, तो पहले लीजल प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ओके। तो अमाउंट कितना है 156,200 है, तो वो लिख लेते हैं 1,56,200 लीज होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट लिखते हैं, ओके। उसके बाद दूसरा है फर्नीचर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर का लिखेंगे हम लोग फर्नीचर, अमाउंट कितना दिया हुआ है फर्नीचर का 20,000 अमाउंट है, तो वो लिख लेते हैं, 20,000 अमाउंट है। यहाँ पे करते लेस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना है एट द रेट ऑफ 12%। नीचे हम लोग देख भी लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन फर्नीचर इज 12%, इसका एक ही एंट्री कर रहे हैं अभी हम लोग, बाद में हम लोग इसका सेकेंड एंट्री करेंगे जब हम लोग एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तब। तो इसका डेप्रिसिएशन 12%, 12 टू द 24, तो इस वक्त 2,400 इज द डेप्रिसिएशन, ओके। इसको एंट्री, अमाउंट कितना बचेगा 20,000 माइनस 2,400, अमाउंट आएगा 17,600, वो लिख लेते हैं हम लोग बाहर, अमाउंट है 17,600, तो हियर इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट 2,400। सो आगे देखते हैं, अभी हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, ये हो गया लीजल प्रॉपर्टी। अभी तीसरा जो आइटम लिखना था वो था डेटर्स का, इसके से एक बार देख लेते हैं हमारे प्रॉब्लम में कि कहीं पे और कोई है क्या, जैसे कैश इन हैंड है, कोई इन्वेस्टमेंट है उसके बाद, तो इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा कितना 35,000, वो लिख लेते हैं एक बार इन्वेस्टमेंट 35,000। इससे मैंने जैसे बताया कि इसके पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट नहीं होते, लेकिन आपको एक बेसिक जो फॉर्मेट है, यूनिवर्सल जो फॉर्मेट है वो फॉलो करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कितना बोला हमने 35,000 का एक इन्वेस्टमेंट है,
ठीक है, लिखते वक्त याद रखिए कौन से आइटम आपने लिख दी है, टिक करते जाइए तो ज़्यादा बेटर रहता है। इन्वेस्टमेंट हो गया 35,000, उसके सिवा तो और ये एक्सपेंसेस दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट है और तो कुछ नहीं, बाकी कैश है। तो फिर ये बचा कौन सा, डेटर्स, कितना 4,000 है, तो वो लिख लेते हैं हम लोग डेटर्स। यहाँ पे डेटर्स कितना अमाउंट है, 4,000 अमाउंट है, बराबर है। उसमें से करेंगे लेस, डेटर्स के ऊपर दो एडजस्टमेंट है, तो कौन से दो एडजस्टमेंट है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है, अगर प्रॉब्लम देखते हैं तो आरडीडी का है 5%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है 3%। तो ये पहला वाला, इवन दो आरडीडी पहले लिखा हुआ है तो भी ये पहला एडजस्टमेंट नहीं है, ये पहला डिस्काउंट ऑन डेटर इज 3%, तो ये पहला एडजस्टमेंट है। तो लेस डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3%, ओके। तो ये लिखते हैं 4 3 7 कितना हो जाएगा, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3%, 4,000 का 3% 120 रुपीज़। और नीचे लिखेंगे हम लोग कितना, 120 रुपये। अभी इसमें से बचा कितना है ना, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। $3,880 ये अमाउंट बचा। कितना, 3,880 ये अमाउंट बचा है। इसके ऊपर जो लगेगा वो लगेगा आरटीडी, लेस आरटीडी एट द रेट ऑफ हाउ मच, 5%। एक बार प्रॉब्लम देख लेते तो क्लियर हो जाएगा आपको। कितना है, 5% है आरटीडी, ओके। तो आरटीडी इज 5%, 3,880 पे, इसका कितना 5% तो रहेगा 194 रुपीज़। वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 194 रुपीज़, 194 है ना। तो जो अमाउंट आएगा वो बाहर जाएगा, 3,880 माइनस 194, अमाउंट आएगा 3,686। 3,686 इज द अमाउंट, ये बाहर लिख दिया। बाकी इसके जो है डिस्काउंट और आरडीडी ये रिटर्न है एडजस्टमेंट, इसलिए इसका सेकंड एडजस्टमेंट बाद में करते हैं। आप साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट में तो प्रॉब्लम हो जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं है। मतलब फॉर्मेट बोलने की जगह पे प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होता है, ये बोला तो भी बेटर रहेगा। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, अभी क्या क्या हो गया हमारा, डेटर्स हो गया, फर्नीचर, लीजल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट तक हो गया। आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से 1750, तो वो लिखते हैं हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ना। तो वो कहाँ पे आएगा, वो हमारे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1750, वो लिख लेते हैं हम लोग, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1750, ओके। उसके सिवा आगे क्या है, आगे है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 ईयर्स, यानी मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट है 4275 ये 3 साल के लिए किया गया है। तो डेफिनेटली ये जो आइटम है वो है हमारे बैलेंस शीट का आइटम, क्योंकि 3 साल से रिलेटेड है, 1 साल का थोड़ी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, है ना। थोड़ी जगह छोड़ देते हैं 1-2 आइटम्स के लिए। एडवर्टाइजमेंट है, ऐसा बोलेंगे ये प्रीपेड है, 4275 इज द अमाउंट, 4275 था, 3 साल के लिए था, है ना। तो उसमें से फिर क्या करेंगे, लेस रिटर्न ऑफ, अपन लेस क्या, रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ कितने का कर रहे हैं, 4275 ये 3 साल का है ना, 4275 ये 3 साल का है, तो 1 साल का 1425 है, तो वो अमाउंट लिखते हैं 1425, 1425। बाकी बचा कितना, इसका सेकेंड एंट्री करना पड़ेगा, 4275 गया तो बचा 2850, ये अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 2850। तो इस तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट हो गया। अभी देखो ये रिटर्न में नहीं था, ये सीक्रेट एडजस्टमेंट है, तो हमेशा याद रखना कि जो सीक्रेट एडजस्टमेंट है उसका एट अ टाइम आप लोग सेकेंड एंट्री कर लो, क्योंकि ये फिर आप बाद में भूल जाते हो, जो भूल गया तो फिर हम लोग हमारा जो है वो टैली नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ, बराबर है। तो रिटर्न ऑफ जो है वो 1425 का है, तो वो लिख लेते हैं हम लोग 1425, ओके। ये हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। अभी आगे है
एडवर्टाइजमेंट तो हो गया। आगे बैड डेब्ट से 1425, तो बैड डेब्ट्स का भी एक अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे। वो भी कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो बैड डेब्ट्स कोई एक्स्ट्रा नया बैड डेब्ट्स नहीं है, 1425। ओके, ये हो गया हमारा बैड डेब्ट्स। आगे है डिस्काउंट अलाउड है कितना, 800, तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो लिख लेते हैं, टू डिस्काउंट अलाउड कितना है वो 800 है डिस्काउंट अलाउड, तो वो लिख लेते हैं हम लोग 800। आगे दिया हुआ है कैश इन हैंड, ये है 7000, तो वो लिख लेते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड यहाँ लिखते हैं हम लोग, कैश इन हैंड कितना है वो, कैश इन हैंड 7000, तो अमाउंट लिखते हैं 7000। इस तरीके से हमारा जो डेबिट साइड वाला बैलेंसेस है वो तो हो गया, डेबिट साइड हो गया। आगे है अभी क्रेडिट साइड, कैपिटल है 1,50,000, वो लिखते हैं। कैपिटल जो है वो इनर में लिखा जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो हम लोग उसमें ऐड करके बाहर लिखेंगे। 1,50,000 ये हो गया कैपिटल। 3-4 लाइनें छोड़ दो, उसके बाद लिखो आगे सेंट्री क्रेडिटर्स है, तो वो लिख लेते हैं हम लोग। उसके सिवा और कुछ है क्या, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सेंट्री क्रेडिटर्स है, कितना है सेंट्री क्रेडिटर 30,000, वो लिख लेते हैं हम लोग 30,000। ओके, उसके सिवा क्या है, रेंट रिसीव्ड है 3,500, वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे जो है एक जगह है प्रॉफिट एंड लॉस, यदि यहाँ पे आएगा बाय, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, वो कितना आएगा वो नहीं पता, बाद में लिखेंगे। ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट आएगा बाय रेंट रिसीव्ड, है ना, तो वो कितना है 3,500, वो लिखते हैं हम लोग 3,500। आगे है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो हमारा लायबिलिटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 24,500, तो वो लिख लेते हैं 24,500। इस तरीके से ये आइटम्स हो गए। बाकी लास्ट में सेल, तो ये हमने लिख लिया 226,750 ऑलरेडी लिख लिया है। तो ये हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हो गए। ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को हमने देख लिया और बराबर लिख लिया। आगे क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड 23,800, ये वाली एंट्री है। तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 एंट्री होता है, इसके पहले एक एंट्री हुआ नहीं है इसका, तो अभी हमको दोनों एंट्री करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक का। तो वो सबसे नीचे किया जाता है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना, 23,800। तो बोथ द साइड्स जो है सबसे पहले लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में 23,800, ये एक हो गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और दूसरा एंट्री आएगा असेट साइड में। असेट्स में कहा, यहाँ लिख लेते कैश इन हैंड के नीचे स्टॉक इन हैंड, और अमाउंट कितना है 23,800, तो 23,800 ये हो गया हमारा स्टॉक इन हैंड। पहला एडजस्टमेंट हो गया, बता दो दोनों एंट्री हो गए। अभी आरडीडी इसका ऑलरेडी हम लोग एक एंट्री कर चुके हैं, दोनों का भी 3% का भी 5% का भी। अभी इसका सेकेंड एंट्री ही होने का बाकी है। सबसे पहले डिस्काउंट ये 120 का, तो इसका एंट्री करते हैं, है ना, टू डिस्काउंट टू डेटर्स, है ना, कितना है वो है 120। यहाँ पे देख लो, आपको दिख जाएगा कितना है वो 120। उसके सिवा टू आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो उसका है 194, कितना 194, तो वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कितना 194। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ आपको, जो आरडीडी है जनरली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है बैड डेब्ट्स का, बैड डेब्ट्स लिखने का। तो उसको ऐसा किया जाता है, ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। इवन दो अगर आपने ये फॉर्मेट नहीं फॉलो किया तो भी यहाँ पे जैसे देखो बैड डेब्ट्स भी दिया है, आरडीडी भी आया है, तो हम लोग एक जगह पे भी दोनों को ऐड करके लिख सकते थे। नहीं भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। जब ये चारों आइटम रहेंगे तब हम लोग इसको एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 2 एंट्री हो गया, एक आरडीडी का हो गया, एक डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी हो गया है। अभी आगे क्या दिया हुआ है, तो देखो ये पहला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा एडजस्टमेंट हो गया, तीसरा एडजस्टमेंट जो गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो एक लॉस है। पहले गुड्स गए हमारे कितने 5,000 के, बाद में इंश्योरेंस कंपनी से मिलना भी कितना 4,300, तो इन दोनों की एंट्री करना पड़ेगा। सबसे पहले गुड्स गए हैं, तो जब गुड्स आए तब हमने ट्रेडिंग को डेबिट किया। अभी गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स को ट्रेडिंग को क्या करेंगे, क्रेडिट बाय लॉस बाय, या फिर बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स
ओके, तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितने के गए गए वो 5000 के। ठीक है, सो ये हो गया गुड डिस्ट्रॉय 5000 के गए, लेकिन हमको लॉस उतने का हुआ क्या नहीं, तो हमको लॉस जो है वो कम का हुआ है। तो यहाँ पे 2 इनर में ही लिखेंगे इसको, इनर में कितना लिखेंगे 5000। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि हमको कुछ पैसे भी मिलने हैं ना, तो वो हम लोग लिखेंगे कितना 5000, ये हो गया लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। तो ये मिला नहीं है अब तक, ये याद रखिए मिला नहीं है। तो देखो पहले 5000 की 2 एंट्री होगी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना है 4300, तो वो लिख लेते हैं हम लोग 4300। एग्जैक्टली जो हमको जो लॉस है वो हुआ है 700 का, तो हम लोगों ने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा उसका कितना 700। ओके, अभी देखो एक बात मैं बता दूँ आपको कि 5000 की तो 2 एंट्री हो गया, एक हो गया ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लेकिन 4300 का दूसरा एंट्री नहीं हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हो गया, लेकिन इट इज़ रिसीवेबल, तो ये मिलने वाला है ना, ये हमारी क्या है इनकम है, इन फ्यूचर होगी, इट इज़ रिसीवेबल। सो वी विल बी रिटर्न इट एट असेट साइड, है ना। इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ओके, और वो कितना है हमारा 4300। तो ये देखो अभी हमारे हो गए इसके पहले 5000 का 2 एंट्री हो गया, फिर 4300 का भी 2 एंट्री हो गया। ठीक है, ऑलवेज एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव 2 एंट्रीज 2 इम्पैक्ट्स, तो उस तरीके से एंट्री करना पड़ेगा। आगे है रेंट वॉज आउटस्टैंडिंग 200। अभी एक बात मैं बता दूँ, ये द वर्डिंग्स आर देयर, रेंट वॉज आउटस्टैंडिंग और रेंट इज़ टू बी रिसीवेबल, ये दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है। रिसीवेबल मतलब जो मिलने वाला है, आउटस्टैंडिंग का मतलब जो देने वाला है। तो ये जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, देने वाला है। तो ऊपर में अगर हम ट्रायल बैलेंस देखें तो कहीं पे भी रेंट ये वर्ड हमको नहीं दिखा, तो मतलब ये रेंट जो है वो एक अलग से वर्ड है 200 रुपीज़ का, तो वो उस हिसाब से एंट्री की जाएगी टू आउटस्टैंडिंग रेंट, है ना। और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 200, तो इसका सेकेंड एंट्री अब ये आउटस्टैंडिंग देने का है, मतलब ये हमारे लिए क्या रहेगा लायबिलिटी रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पेएबल, रेंट आउटस्टैंडिंग, कोई भी वर्ड यूज़ किया तो भी चलता, बस लिखना जरूरी है। 2 एंट्री होना चाहिए, 2 एंट्री मैंने आपको करके बता दिया, एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक एंट्री किया और दूसरी एंट्री किया हमने क्या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आगे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 12%, तो ऑलरेडी हमने डेप्रिसिएशन एक लगाया है 2400, इसका बस सेकेंड एंट्री होने का बाकी है, तो यहाँ पे लिख लेते टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। और अमाउंट कितना है, अभी हम लोगों ने देखा अमाउंट है 2400, ये अमाउंट है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कितना 2400। तो इस तरीके से हमारे 5 के 5 जो एडजस्टमेंट हो गए, ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम हो गया, मतलब अभी हमारा प्रॉब्लम एंड हो गया है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। ओके, तो क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड जो है वो हम लोग लिख लेते हैं, क्रेडिट साइड देखते हैं कितना अमाउंट है और फिर उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे 226,750 प्लस 5,000 लेस 23,800, ये हो गया 207,950 207,950 ये हो गया। अभी इसमें से हम लोग माइनस करते हैं 2,800 माइनस 1,75,000 माइनस 1,200 माइनस 2,500 माइनस 1,400, तो 25,050 इज़ द बैलेंस, ये बचा है ना। ये क्या कहलाएगा 25,050 है ना, 25,050 रुपये। तो ये जो है ये कहलाता है हमारा क्या ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, कैरिड डाउन आएगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। और इसके नीचे ट्रांसफ़र फ्रॉम लिखते हैं हम लोग,
ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट से आया है कितना, 25,050 ये आया हुआ है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस बाकी है बंद करना, तो ये लिखते हैं हम लोग 25 में 3,500 ये हो गया, टोटल 28,550, 28,050 ऐसा है, सॉरी 28,550। अब इसमें से माइनस करते हैं 17,500 माइनस 1,800 माइनस 2,100 माइनस 1,750 माइनस 1,425 माइनस 1,425 माइनस 800 माइनस 120 माइनस ओके। मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँगा। हमारे टोटलिंग में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। वो रॉन्ग ये है कि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो 226,750 प्लस 5,000 प्लस 23,800 है, टोटल हो गया 255,500। ठीक है, ये टोटल है। ये जो टोटल था वो मैंने रॉन्ग बताया, 255,500 ये टोटल था हमारा, 550। ओके, इसमें से अगर बैलेंस हम लोग माइनस करते हैं 2,800 माइनस 1,75,000 1,200 माइनस 2,500 माइनस 1,400, जो बैलेंस बचा है 72,650, ये बैलेंस बचा। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ये है 72,650, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ये कैरी करेगा यहाँ पे 72,650 प्लस 3,500 तो 76,150 ये टोटल आएगा यहाँ पे 76,150। बोथ द साइड वही लिखेंगे हम लोग 76,150। अभी इसमें से माइनस करते जो बैलेंसेस है, माइनस 17,500 माइनस 1,800 माइनस 2,100 माइनस 1,750 माइनस 1,425 माइनस 1,425 माइनस 800 माइनस 120 माइनस 194 माइनस 700 माइनस 200 माइनस 2,400, तो 45,736 ये हमारा बैलेंस आया है। ये कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ओके, अमाउंट कितना आया 45,736, तो 45,736 ये कहलाता है टू नेट प्रॉफिट। ओके, तो जो नेट प्रॉफिट है ये बैलेंसिंग अमाउंट है, ऐसा बोला तो भी चलता। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, और वो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 45,736, वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 45,736, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है। ओके, और टोटल कितना आता है प्लस 1,50,000, तो 195,736 ये टोटल है, 195,736 ये हमारा टोटल है। ओके, अभी हमारा बैलेंस शीट टैली करना है, बोथ साइड देखते हैं, प्लस 30,000 प्लस 24,500 प्लस 200, तो टोटल 250,436 250,436 ये टोटल है। इसके सिवा अभी असेट साइड देखते हैं, 156,200 प्लस 17,600 प्लस 35,000 प्लस 3,686 प्लस 7,000 प्लस 23,800 प्लस 2,850 प्लस 4,300। सो बोथ साइड जो है वो टैली हो गया हमारा। बोथ साइड जो है 2,55,436 है। ये आपको अभी मैंने आपको कैलकुलेटर में भी करके बता दिया। सो आई होप सो यू विल एंजॉय। देयर आर सम प्रॉब्लम व्हेन वी आर टेलिंग विद द ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा सा एक अमाउंट जो है वो प्लस की जगह माइनस हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गया था। अदरवाइज़ हमारा जो एंट्रीज जो एकदम प्रॉपर है, बोथ साइड जो है वो लिख लेते हैं 2,55,000, ये हो गया हमारा बोथ साइड ट्रेडिंग अकाउंट टैली। प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारा हो गया टैली, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ओके, नेट प्रॉफिट हमने क्या किया, इसमें ऐड किया, प्रॉफिट है इसलिए इसमें ऐड किया और जो अमाउंट है वो बाहर लिखा, बाद में हमारा बैलेंस शीट भी टैली हो गया। आई होप सो यू एंजॉयड द प्रॉब्लम। अगर आपको अच्छा लगा
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को ईज़िली मिल पाए। थैंक यू सो मच।